नमस्कार, मैं मयूरी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आयुर्वेद संसार, जहां हम बात करते हैं सेहत की, वो भी प्राकृतिक और सुरक्षित तरीके से। आयुर्वेद सिर्फ इलाज नहीं बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन है जो शरीर, मन और जीवन शैली को संतुलित रखकर हमें स्वस्थ और निरोग बनाता है। तो आइए आयुर्वेद संसार में शुरू करते हैं सेहत से जुड़ी खास बातचीत। आज बात करेंगे अस्थमा यानी सांस की बीमारी, ऐसी समस्या जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई, सीने में जकड़न, खांसी और कभी कभी घबराहट तक महसूस होती है। ऐसे में जरूरी है कि हम समय रहते इसे समझें और सही तरीके से संभालें। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर जे.के. पांडे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। सर, जिस तरह से आज हम सबसे विशेष विषय को लेकर बात कर रहे हैं, अस्थमा, जो कि काफी तेजी से इस वक्त बढ़ रहा है, तो अगर आयुर्वेद के नजरिए से हम इसे समझे तो किस तरह से समझ सकते हैं? जी, ऐसा है कि आयुर्वेद में श्वास रोग को अत्यंत गंभीर बीमारियों में माना गया है। श्वास रोग का सामान्य अर्थ है सांस लेने में कठिनाई होना। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसे अस्थमा, एज़मा कहा जाता है। आयुर्वेद में श्वास एक अलग बीमारी भी है और बहुत सारी बीमारियों में एक लक्षण के रूप में भी होता है। सर, आयुर्वेद में श्वास रोग के क्या कुछ कारण बताए गए हैं, किस तरह से इसे समझें हम? जी देखिए, ऐसा है कि श्वास में जो है कफ और वात दोष, इनके द्वारा होने वाली एक व्याधि है। इसका जो मुख्य कारण बताया गया है हमारे शास्त्रों में, वो है एक तो ठंडे पदार्थ ज़्यादा खाना, बासी रखे हुए पदार्थों का सेवन करना, गुरु यानी कि भारी, जो पचने में भारी खाना है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना, रुक्ष यानी कि रूखा भोजन करना, अभिसंधी भोजन करना, बहुत ज़्यादा ठंडा आहार विहार का सेवन करना, ठंडे स्थानों में निवास करना, बहुत ज़्यादा धूल, धुआं, बहुत तेज़ हवा में रहने से भी श्वास रोग होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों ने बताया है। इसके अलावा अत्यधिक व्यायाम करना, अपनी क्षमता से ज़्यादा दुस्साहस का काम करना, शारीरिक व्यायाम करना, और जो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है वेग अवरोध, यानी कि वेग धारण, मतलब कि मल मूत्र के वेगों को रोकना। इससे भी श्वास रोग उत्पन्न हो सकता है। सर, अस्थमा के क्या कुछ कारण हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? जी, ऐसा है कि आयुर्वेद में श्वास रोग के 5 प्रकार बताए गए हैं। उसमें से पहला है महाश्वास, दूसरे को ऊर्ध्व श्वास कहते हैं, तीसरे को छिन्न श्वास, चौथे को तमक श्वास, और इसी को हम अस्थमा भी कह सकते हैं, और आखिरी है क्षुद्र श्वास। तो सामान्यतः हम जो तमक श्वास है इसको ही हम ब्रोंकियल एज़मा से तुलना किया करते हैं। तो पहले जो 3 प्रकार हैं उनको हमारे शास्त्रों ने असाध्य कहा हुआ है। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी ब्रोंकियल एज़मा के कई सारे भेद होते हैं, जैसे कि एलर्जिक, नॉन एलर्जिक आदि। सर, अगर हम अस्थमा का इलाज आयुर्वेद से करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं? हम सभी लोग जानते ही हैं कि आयुर्वेद में किसी भी रोग का इलाज आहार विहार और औषधि, इन्हीं 3 स्तरों पर किया जाता है। तो आयुर्वेद का जो सबसे मुख्य सूत्र है वो है संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, अर्थात जिन कारणों से कोई रोग हुआ है सबसे पहले उन कारणों को छोड़ना, उसे दूर करना, और फिर अपनी जीवनचर्या यानी कि विहार में सुधार करना, और फिर उसके बाद में औषधियों का प्रयोग करना। सर देखिए, किसी भी बीमारी में सबसे ज़रूरी होता है भोजन, खान पान। तो अस्थमा की जैसे बीमारी है, किस तरह से खान पान का वो ख्याल रखें? देखिए, सबसे पहले जो मुख्य बात है वो है ठंडी चीज़, चाहे वो ठंडा पानी हो, आइसक्रीम हो, कोल्ड ड्रिंक हो, या ठंडे माहौल में रहना हो, बहुत ज़्यादा देर तक एसी चलाना, कूलर चलाना, इनसे परहेज करना है अगर किसी को श्वास की समस्या है तो। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है प्रदूषण, इससे कोई बच भी नहीं सकता। तो लेकिन जहाँ तक हमें हो सके, जहाँ पर भी ज़्यादा धुआं है, धूल है, या बहुत बदबू आ रही है, या बहुत ज़्यादा इंटेंस खुशबू आजकल परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स लगाते हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा दूर रहना है। इसके अलावा भोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। फास्ट फूड वाला खाना, बासी खाना, विरुद्धाहार वाला खाना, ये प्रयोग नहीं करना है। दही, मैदा,
पिज़्ज़ा, बर्गर, भटूरे, फर्मेंटेड चीज़ें, डिब्बा बंद आइटम, पैक्ड चीज़ें, कोशिश करेंगे इनका परहेज़ करें। कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ होते हैं जिनसे कि हमें एलर्जी होती है। तो अगर हमको ये बात मालूम हो जाए कि अमुक चीज़ खाने से हमारी सांस की समस्या ज़्यादा हो जाती है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम उसको न खाएं, क्योंकि अगर हम खाएंगे तो हमें फिर अस्थमा अटैक आ सकता है, हमें खांसी हो सकती है। तो हमें ध्यान रखना है कि उन भोज्य पदार्थों का प्रयोग न करें जिनसे कि हमारी सांस शुरू हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है। भोजन में ध्यान रखें, हमेशा हल्का भोजन खाएं, ताज़ा भोजन खाएं जो थोड़ा सा गुनगुना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा न हो। एक बार में बहुत ज़्यादा, पेट भर से भी ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। सर, क्या अस्थमा जैसे जो बीमारी है उसमें कुछ घरेलू उपाय भी हम कर सकते हैं जिससे लाभ मिले? देखिए, हमारा घर की रसोई तो आयुर्वेद का भंडार है, तो हमारे घर की रसोई में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम सांस की समस्या में बहुत सारा लाभ ले सकते हैं। जैसे कि जो सबसे आसान और नित्य प्रयोग की वस्तु है वो है हल्दी वाला दूध। हम सब जानते हैं। तो क्या करना है, 1 गिलास गुनगुना दूध लेना है, उसमें आधे से 1 चम्मच हल्दी, थोड़ी सी दालचीनी आधा चम्मच सौंठ, ये हम डाल के ले सकते हैं। खजूर भी हम उसमें टुकड़े टुकड़े काट के डाल सकते हैं, और अगर उपलब्ध हो तो 1-2 धागा उसमें हम कश्मीरी केसर भी डाल सकते हैं। बॉयल करके आप इसको ले सकते हैं। एक छोटी इलायची के 2-4 दाने भी आप इसी दूध में डाल सकते हैं, उससे स्वाद भी आ जाएगा और आपके सांस में भी लाभ मिलेगा। शिराजीत अगर शुद्ध आपके पास उपलब्ध है तो आप इसकी 2 बूंदें भी इसी दूध में डाल सकते हैं। इसको आप शाम को या फिर सुबह नाश्ते के बाद ले सकते हैं। एक बात का थोड़ा सा ध्यान हमें ज़रूर देना है कि जिन लोगों को दूध से एलर्जी है या जिनको दूध लेने पर पेट में भारीपन आ जाता है, वो इसको दूध से न लें, गर्म पानी से ले सकते हैं। एक दूसरा घरेलू उपाय है कि आधा चम्मच अदरक ले लें, 2-3 लौंग ले लें, 2-3 काली मिर्च और आधा चम्मच हल्दी, साथ में आधा चम्मच दालचीनी। इसको 1 गिलास पानी में उबालना है, और जब ये लगभग उबल के आधा गिलास रह जाए तो हमको उसको छान लेना है, और हल्का गुनगुना रहे तो हम उसमें आधा चम्मच शहद मिला सकते हैं और फिर घूंट घूंट करके इसको पीना है। यह प्रयोग आप दिन में 2 बार जरूर कर सकते हैं। एक और विशेष बात जो आपको उसमें साथ में जोड़ना चाहूँगा कि अगर खांसी बिल्कुल सूखी हो या ऐसा लगता हो कि खांसी फेफड़े से नहीं गले से आ रही है, एलर्जी की तरह महसूस होता है और सांस फूल रही हो, तो हम उसमें क्या करना है कि मुलेठी लेना है, तुलसी और वासा, जिसको हम अड़ूसा कहते हैं, इसका काढ़ा बनाना है। उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला लेनी है और उसको दिन में 3-4 बार लेना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी को शुगर है, डायबिटीज़ है, तो वो उसमें मिश्री ना मिलाए, उसको ऐसे ही ले ले। सर, अस्थमा या सांस फूलने में क्या आयुर्वेद की भी औषधियाँ ली जा सकती हैं? कौन कौन सी वो औषधियाँ हो सकती हैं? जी देखिए, आयुर्वेद में तो बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग करके हम सांस और फेफड़े के अन्य रोगों में भी तात्कालिक भी और अस्थायी लाभ दोनों हमें मिल सकता है। कुछ औषधियों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि श्वास कुठार रस, श्वास काश चिंतामणि रस, कनकासव, सोमासव, इसके अलावा भंवरेश्वर का सितोपलादी चूर्ण, मुलेठी चूर्ण, टंकण भस्म, श्रृंगाराभर रस, इसके अलावा एक बहुत उपयोगी औषधि है वासावले, साथ में कंठकारी अवले। इनका प्रयोग आप किसी योग वैद्य के परामर्श से कर सकते हैं। भंवरेश्वर का एक सिरप आता है कफकू सिरप, इसका प्रयोग आप अवश्य करें, इससे भी आपको अप्रतिम लाभ देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सारी औषधियाँ किसी योग वैद्य के निर्देशन में ही लें। हाँ, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो डॉक्टर साहब से मिली ये अहम जानकारी साफ बताती है कि अस्थमा को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। समय रहते सही आदतें अपनाना ही सबसे बड़ा समाधान है। और इसी के साथ आज की खास बातचीत में इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भंवरेश्वर आयुर्वेद भवन, उच्च एवं प्रमाणित औषधियों के निर्माता।